हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज 15 मिनट में 30 क्वेश्चन का छठा एपिसोड है। मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारणवश, उसके लिए सॉरी। तो आइए कंटिन्यू रखते हैं इसको। आज का पहला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व अधिक होने से ये घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। तो आइए देखते हैं किस किस कंडीशन में पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगर द्रव में नमक मिला दिया जाए तब भी इसका घनत्व बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगर द्रव में साबुन मिला दिया जाए तब भी इसका घनत्व बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। केरोसिन तेल मिला दिया जाए तब भी इसका घनत्व बढ़ जाएगा और पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अर्थात ऐसा भी बोला जा सकता है, द्रव में किसी भी अलग चीज़ मिलाने से इसका घनत्व बढ़ जाता है और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आप देखते होंगे अगर कहीं पर जमा हुआ पानी है और उसमें मच्छर अपना लार्वा, मतलब मच्छर के बच्चे को उसको लार्वा बोला जाता है, वो फैल जाता है, तो उसमें केरोसिन तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व बढ़ जाएगा और पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होने से लार्वा सारा पानी में डूब जाएगा और मच्छर नया उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि जमे हुए पानी में केरोसिन तेल डाल देना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में भी जीवन होता है, ऐसा किसने बतलाया था सर्वप्रथम। तो ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था जेसी बोस ने। किसने कहा था, जेसी बोस ने। और जेसी बोस ने और क्या कहा था, तो जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी। क्रिस्कोग्राफ की काम क्या है, तो क्रिस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। क्रिस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापा जाता है। हरगोविंद खुराना भी भारत के ही वैज्ञानिक थे और जेसी बोस भी भारत के ही वैज्ञानिक थे। हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड दिया गया था। क्या दिया गया था, जेनेटिक कोड दिया गया था। इस कारण इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, तो 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया था। किसके कारण दिया गया था, तो जेनेटिक कोड की खोज के कारण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 24 डिग्री। कितना होता है, 24 डिग्री होता है। हीरे में चमक, वो जो हीरे का चमक होता है, हीरा नेचुरल में चमकता नहीं, हीरे में चमक होने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है हीरे का चमक होने का कारण। पानी में परख नली डालने पर उसमें चमक होता है। क्यों चमकता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, कांच या फिर ग्लास में दरार आ जाता है। आप देखते होंगे कि आईना में कभी कभी बीच में दरार आ जाता है, तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा चमक होता है हीरे के टाइप से। क्यों चमकता है, तो इसका भी रीजन पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर लगा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि इस टाइप सा क्वेश्चन पूछता है कि ग्लास में दरार आने से चमक होता है, क्या रीजन है कि उसमें चमक होती है, तो रीजन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या फिर ऐसे देख सकता है आपको क्वेश्चन में कि ग्लास में चटक आने से चमकता है, रीजन क्या है, तो रीजन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर रेगिस्तान में मरीचिका की बात की जाए, आप कभी कभी क्वेश्चन ये भी मिल रहा होगा आपको प्रीवियस में क्वेश्चन देखने को कि रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण होना, रीजन क्या है, तो इसका भी रीजन पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है रीजन इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है मुख्य किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में। किस उद्योग में, एल्युमिनियम उद्योग में। आइए एल्युमिनियम के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क को देखते हैं। तो एल्युमिनियम का तो पहला महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट ही हो जा रहा है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। क्या है फार्मूला बॉक्साइट का, Al2O3 × 2H2O। डायस्पर क्या है, तो ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। डायस्पर का फॉर्मूला क्या होता है, तो Al2O2 ×
H2O क्या है, Al2O2 इंटू H2O। ये डायस्पर का फार्मूला, और डायस्पर एल्युमिनियम का अयस्क है। कोरंडम बहुत VBI अयस्क है। ये किसका अयस्क है, एल्युमिनियम में। ना जाने ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, कोरंडम किसका अयस्क है। कोरंडम या फिर नीलम, दोनों एक ही होता है, तो कोरंडम या नीलम एल्युमिनियम का अयस्क है। कोरंडम का तो फार्मूला तक भी पूछ लिया गया कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है Al2O3। क्या होता है कोरंडम का फार्मूला, Al2O3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। ऊष्मागतिकी रूप से, ठीक है, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है, तो क्या है ऊष्मागतिकी के रूप से, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, वहीं कार्बन का स्थिर रूप बोलेगा तो हीरा हो जाएगा, लेकिन ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप हो जाएगा ग्रेफाइट। और पता होना चाहिए आपको कि ग्रेफाइट और ग्रेफिन मात्र कार्बन का ऐसा दो अपरूप है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाने के कारण ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का ही सुचालक होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कीजिए कि ग्रेफाइट और ग्रेफिन में कितने कुल कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। इसके आकार को क्या बोला जाता है, इसके आकार को हेक्सागोनल क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हेक्सागोनल कहा जाता है। ग्रेफिन और ग्रेफाइट में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसका महत्वपूर्ण अपरूप फुलरिन भी है। फुलरिन में कितने कार्बन होते हैं, तो फुलरिन में कुल 60 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन। इसका आकार भी पूछा जाता है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार फुटबॉल या फिर पिंजरा के आकार का होता है। कैसा होता है फुलरिन का आकार, फुटबॉल या पिंजरा का आकार का होता है। वहीं हीरा में 4 कार्बन होता है। कितने कार्बन होते हैं हीरा में, तो कुल 4 कार्बन होता है, और इसे टेट्राहाइड्रल कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है हीरा का, तो टेट्राहाइड्रल आकार होता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन पाया जाता है, और आपका फुलरिन में 60 कार्बन पाया जाता है, 60। ठीक है, 60 कार्बन पाए जाने के कारण इसका आकार पिंजरा या फिर फुटबॉल के जैसा होता है। वहीं ग्रेफिन और ग्रेफाइट में 6 कार्बन पाया जाता है, और इसके आकार को हेक्सागोनल एक आकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल आकार। और ग्रेफिन और ग्रेफाइट मात्र 2 ऐसे अपरूप है जो ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धोने का सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो धोने का सोडा का रासायनिक फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये है हमारा धोने का सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर का फार्मूला है। वहीं कुछ और फार्मूला की बात की जाए तो बेकिंग सोडा फार्मूला ना जाने एग्जाम में ये भी फार्मूला कितनी बार पूछा जा चुका है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, एक मिनट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है बेकिंग सोडा का। किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा का। वहीं बुझा हुआ चूना, इसका फार्मूला क्या होता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है या फिर बुझा हुआ सोना। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल 2। क्या होता है इसका फार्मूला, तो CaOH का होल 2। ये किसका फार्मूला है, बुझा हुआ चूना का। वहीं कास्टिक सोडा की बात की जाए तो कास्टिक सोडा की फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है कास्टिक सोडा का फार्मूला, तो NaOH होता है। वहीं अगर हम लोग बेकिंग पाउडर की बात करें तो जब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिल जाता है तो इसे बेकिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बेकिंग पाउडर कहा जाता है। अगर हम टार्टरिक एसिड की बात करें तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कच्चे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कच्चे आम में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लेकिन अगर वहीं कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है कच्चे आम में, तो विटामिन सी कच्चे आम में पाया जाता है। लेकिन पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। वहीं शरीर में पाए जाने वाले कुछ और तत्व की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन हो गया, सेकेंड नंबर में कार्बन, थर्ड नंबर में हाइड्रोजन, फोर्थ नंबर में नाइट्रोजन, और फिफ्थ नंबर में कैल्शियम, सिक्स नंबर में सल्फर हो जाएगा। अगर यौगिक की बात की जाए, अगला क्वेश्चन हमारा वही है,
हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक हो जाएगा जल हो जाएगा। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन। तीसरा हो जाएगा वसा और चौथा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो किस भाग में पचता है? ये छोटी आंत में पचता है अंतिम रूप से भोजन। ठीक है, हालांकि भोजन का पचना मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मुख गुहा में क्या पचता है? तो मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये अमाशय से होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से स्टार्ट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ये मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, अर्थात मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत का 3 भाग होता है। कौन सा भाग होता है? डेडूनम होता है, जेजूनम होता है, इलियम होता है। ये तीनों भाग किसका है? तो छोटी आंत का डेडूनम, जेजूनम, इलियम। वहीं बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या क्या होता है? सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से? तो एनीमिया रोग होता है खून की कमी से। किसकी कमी से? खून की कमी से। वहीं आरबीसी की कमी से बात की जाए तो आरबीसी की कमी से इस्कीमिया रोग होता है। आरबीसी की बढ़ोतरी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी जब ज़्यादा शरीर में हो जाता है तो इससे पोलीसाइथेमिया होता है। कौन सा रोग होता है? पोलीसाइथेमिया होता है। लेकिन खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी से एनीमिया होता है। वहीं लोहा की अधिकता से पूछा जाए कि लोहा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो लीवर सिरोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सिरोरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोरोसिस। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकोपोनिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ल्यूकोपोनिया। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ल्यूकोपोनिया रोग हो जाता है डब्ल्यूबीसी की कमी से। ठीक है, ल्यूकोपोनिया रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोलियो वैक्सीन के विकास किसके आविष्कारक का अग्रणी हुए? इसका अर्थात पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जोनाल्ड सॉल्क ने किया था। किसने किया था? जोनाल्ड सॉल्क ने किया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में भी देख लेते हैं कि किस किस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर पोलियो ड्रॉप की बात की जाए तो पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट सेबिन के द्वारा पोलियो ड्रॉप की खोज की गई थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका का खोज किया गया था। किसकी टीका की खोज की गई थी? तो चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। वहीं हम चेचक की टीका का खोज की बात की किण्वन की प्रक्रिया की बात की जाए तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा। वहीं पाश्चुरीकरण की बात की जाए तो पाश्चुरीकरण की खोज वो भी लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा। ठीक है, तो लुई पास्चर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? किण्वन की प्रक्रिया की खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। पाश्चुरीकरण की खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है? अर्थात मनुष्य के हार्ट का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के हार्ट का वजन होता है 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। वहीं मनुष्य के ब्रेन की बात की जाए तो मनुष्य की ब्रेन की वजन होती है 1350 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। वहीं अगर पीयूष ग्रंथि की बात की जाए कि पीयूष ग्रंथि जो शरीर की द्वितीय सर्वाधिक छोटी ग्रंथि है तो इसका वजन होता है 0.69 ग्राम। कितना होता है? 0.69 ग्राम। अगर शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि हो जाती है। कौन सी ग्रंथि हो जाती है? पिनियल ग्रंथि हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जेरोंटोलॉजी में वृद्ध का अध्ययन होता है। किसका होता है? वृद्ध अर्थात बूढ़े व्यक्ति का। किसका अध्ययन होता है? वृद्ध का अध्ययन होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन को देख लेते हैं। पौधा का उम्र का अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे के उम्र का अध्ययन डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। त्वचा की बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से भारत के कौन से राष्ट्रपति का संबंध है? तो बीबी गिरी का है। किसका
संबंध है तो बीबी गिरी का है। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया था। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे KR नारायणन। कौन बने थे? KR नारायणन। और यही KR नारायणन ही भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं। कौन है? सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन बने थे? तो KR नारायणन बने थे। अगर वही आपसे ये पूछा जाए कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो सबसे युवा राष्ट्रपति अभी तक में द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले संजीव रेड्डी थे, लेकिन इसके बाद द्रौपदी मुर्मू हो गई, क्योंकि संजीव रेड्डी से भी कम उम्र में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। लेकिन सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे राष्ट्रपति बनने वाले? तो KR नारायणन थे। वहीं अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिसका निर्वाचन द्वितीय चरण के मतगणना के बाद किया गया था, तो द्वितीय चरण के मतगणना के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं बीबी गिरी। कौन है? ये भी बीबी गिरी ही हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी, तो वो कौन है? जाकिर हुसैन है। और दूसरा राष्ट्रपति कौन है? तो फखरुद्दीन अली अहमद हैं। और भारत के मात्र 2 ऐसे ही राष्ट्रपति हैं जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। तो पहले तो होगा जाकिर हुसैन और दूसरे हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ कहाँ। तो ये प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में और वह उच्च न्यायालय में है। कहाँ कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? तो जब अगर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो वो राष्ट्रपति के सलाह से मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति की सलाह से मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की सलाह से करेंगे। कौन करेंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की सलाह से करेंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये है अनुच्छेद 355। क्या है? अनुच्छेद 355 के तहत भारतीय संविधान के भारत सरकार का दायित्व है कि वो राज्य की रक्षा करे, बाह्य आक्रमण वो आंतरिक आक्रमण से। आइए इससे संबंधित कुछ और प्रावधान को देखते हैं। अनुच्छेद 365 ये भी राज्य से ही जुड़ा है। अनुच्छेद 365 कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो केंद्र सरकार का दिशा निर्देश का पालन करे। ठीक है, अनुच्छेद 365 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत लगाया जाता है? 356 के तहत। और आपातकाल से संबंधित बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया है इसी चैनल पर। ठीक है, वीडियो अपलोड है तो कृपया आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया से क्लियर हो जाएगा ना कि आपातकाल से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन किस एक से संबंधित है? तो ये मतदाताओं की आयु को घटाने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्या की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। ठीक है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में? 330 में। और 331 में कहा गया था कि प्रत्येक लोकसभा में एक एंग्लो इंडिया को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ये प्रावधान 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। वहीं विधानसभा में कहा गया है कि अनुच्छेद 131 के तहत प्रत्येक विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा। और 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडिया का प्रावधान था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, और फिलहाल लोकसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रखा गया है। कितना रखा गया? अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों को आरक्षित किया गया है 543 में। ठीक है, 543 में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट लोकसभा में, और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट को आरक्षित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है द हेग में। कहाँ है? द हेग में, नीदरलैंड में। द हेग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है,
द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 साल होता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल होता है। और यही 15 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को नियुक्त की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। आज मैं 5 मिनट ज़्यादा ही बना दी हूँ, 15 मिनट से 20 मिनट होने जा रहा है, बट कोई नहीं, एनालिसिस करते टाइम ज़्यादा टाइम लग गया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक, ये वीडियो जिस तरीके से मैं 15 मिनट या 17 मिनट में आप लोगों को करवा रही हूँ एनालिसिस के साथ ही, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।